ये एक पूरी कॉन्वर्सेशन है कि शहबाज गिल को जो है वो क्यों गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की थी जिसकी बिना पर उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत जो है वो उसका आलम बुलंद कर दिया है। तो आपने भी आखिर में बताना है कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये बगावत का आलम उन्होंने बुलंद किया है या फिर ऐसा नहीं है। मैं भी अपनी राय आखिर के अंदर जो है वो दूंगा। सबसे पहले ARY ने जो है वो ख़बर ब्रेक की और एंकर ने उनसे सवाल किया कि जो PMLN का जो मीडिया सेल बना है आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो उनका जो जवाब था वो मैं आपको पढ़ के जो है वो लफ्ज़ व लफ्ज़ सुनाऊँगा। ये जो सारा प्रोसेस अपनाया जा रहा है और किया जा रहा है ये बहुत तकलीफ़देह है। ऐसे तमाम लोग ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये एक इम्पोर्टेड साजिश थी जिसमें लोकल हैंडलर्स की पूरी ताकत साथ मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने आगे चल के कहा कि फ़ौज के अंदर जो हमारा लांस नायक है, जो हमारा हवलदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, इन रैंक्स को क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, इन रैंक्स के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ नफ़रत खड़ी की जाए क्योंकि इन रैंक्स के ऊपर बहुत मोहब्बत पाई जा रही है PTI के लिए। PTI के एजेंडे के लिए इन रैंक्स की जो फैमिलीज़ हैं वो PTI के लिए बड़ी मोहब्बत रखती हैं क्योंकि वो PTI नहीं पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखती हैं। इनको जो एजेंडा पाकिस्तान के लिए चाहिए वो PTI देती है। अब ये जो साजिश के आलाकार हैं उनको ये अचीव करना है कि किसी तरीके से फ़ौज के अंदर डिवाइड खड़ी की जाए और फ़ौज का जो रैंकिंग फ़ाइल है उसके अंदर ये मैसेजिंग की जाए। और उस मैसेजिंग को करने के लिए आपने देखा पहले आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा, एक बच्चा जिसने बिल्कुल गलत ट्वीट किया, वो 17 साल का बच्चा, उसको शायद 50 लोग फॉलो करते थे और 1 लाइक था उस ट्वीट का। उससे 30 लाख जिस अकाउंट की फॉलोइंग है, सलीम साफ़ी वो रीट्वीट करता है, फिर अंसार अब्बासी रीट्वीट करते हैं। हमें इन दोनों का पता है कि सलीम साफ़ी बाकायदगी से किससे मिलते हैं। हमें दोनों का पता है कि अंसार अब्बासी को स्टोरीज़ कौन फीड करता है। इस जगह इन दोनों को जो फीड किया जाता है मकसद सिर्फ़ एक है, फ़ौज के इदारे के अंदर निचले लेवल के ऊपर और दरमियाने लेवल के ऊपर PTI के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया जाए। लेकिन अब एक बात समझिए, जो फ़ौजी अफसर अपनी जान देता है कभी भी बेवकूफ़ नहीं होता, वो बहुत समझदार होता है। उसको सब पता है कि PTI और पाकिस्तान की अफवाज एक दिल की तरह धड़कते हैं। PTI एक तगड़ी फ़ौज चाहती है। इमरान खान ने ये कहा कि मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ जितनी पाकिस्तान की फ़ौज इम्पॉर्टेंट है। इमरान खान ने ये कहा कि अगर मुझे कभी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी कि मेरी फ़ौज तगड़ी हो तो मैं उसके लिए कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचूंगा। तो इसलिए PTI और हमारे लीडर इमरान खान को तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपनी फ़ौज को किसी भी तरह की कमज़ोर करने का सोचें या अपने किसी शहीद के लिए कोई ऐसी बात करें और कोई ऐसी बात करें और हम उसे माफ़ कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने गंदी नंगी सीधी गालियाँ दी उनको आज कोशिश की जा रही है कि फ़ौज के ऊपर बिठाया जाए, किसी को वज़ीर दिफ़ा बनाया जाए, किसी को कोई रह जाए तो उसे मलिक अहमद ख़ान की तरह मुआविन ख़ुसूसी बनाकर दिफ़ा का महकमा दिया जाए। उनकी सिर्फ़ एक्सपर्टीज़ ये है कि वो रात की तारीकी में लैंड क्रूज़र्स में जाकर मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ उनका सिर्फ़ ये जो उनकी खिदमात हैं उसकी बेस के ऊपर उन्हें भी तमगे दिए जाते हैं। मरियम सफ्दर जो फ़ौज को गालियां देती हैं, उनके वालिद गालियां देते हैं, उनकी इमेज बिल्डिंग की जा रही है, वो भी टैक्स के पैसे से। कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें फ़ौज का हमदर्द बनाकर पेश किया जाए। आगे वो चल के कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ और बड़े एहतराम से ये बता रहा हूँ कि ये नहीं कर सकेंगे, ये इम्पॉसिबल है। जो हो सकता है पार्शली आप इसमें कुछ अचीव कर लें, हो सकता है कि आप कुछ पार्शली इसमें अचीव कर लें, लेकिन इससे आप इदारे की बुनियादों को इतना खोखला करेंगे कि अगले 50 साल इस एरा को याद किया जाएगा, शायद 100 साल तक याद किया जाए। मैंने शायद 15 साल पॉलिटिक्स में रहना हो, किसी ने 10 साल रहना हो, किसी ने शायद 10 साल रहना हो, ये तो अल्लाह को पता है। ये तो ज़िंदगी 1 मिनट की है या 10 साल की या 15 साल की, इसके बाद हमने ख़त्म हो जाना है। मुल्क पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है। ये जो गेम खेली जा रही है हमें इसका पूरा इदराक है, हमने इस पर गहरी नज़र रखी हुई है।
ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन ट्वीट लिख कर देता है, ये बड़ी गौर से सुनिएगा बात। इसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन ट्वीट लिख कर देता है। मसलन कल सलीम साफ़ी को एक ट्वीट किसने लिख कर भेजा, इसमें एक अफसर शामिल था, एक अफसर शामिल था। मैं उनसे यानी वो उस अफसर से मैं सिर्फ ये इल्तमास करता हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा, आपका भी अपना मुल्क है, आप ये क्या कर रहे हैं। आप अपने ही इदारे के, अपने ही मुल्क के शहीदों के ख़िलाफ़ इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फ़ीड कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरान हैं, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ कि आप अपनी नौकरी बचाने के लिए ना ही ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। इसके बाद वो आगे जाकर जब इमरान खान की पिछले दिनों दोबारा से वीडियो, जब वो एक दरबार पर गए थे, उनकी एक पुरानी को वीडियो जो है वो चलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये सजदा कर रहे हैं। उसका उन्होंने हवाला दिया कि ये भी एक प्रोपेगेंडा का, उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के थ्रू जो है वो किया जा रहा है। फिर उनसे अगला सवाल किया गया कि इसका रोल क्या है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का, आपको क्या लगता है कि इसका रोल क्या है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बात यहाँ से स्टार्ट की कि जो भी एजेंडा फैलाना चाह रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके बावजूद फिर अयाज सादिक और परवेज़ रशीद और ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर नवाज़ शरीफ वो वही बयानात जो है वो दोबारा देंगे। उन्होंने आगे चल के ये कहा कि उन्होंने तो उनको दोबारा गालियाँ देनी ही देनी है इदारों को, उनका तो हमें पता है, लेकिन दरमियान में जो ये अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जहाँ पर असल मसला खड़ा हुआ था। उनका तो हमें पता है, लेकिन दरमियान में जो इसलिए गंद डाल रहे हैं कि सर हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला है। लेकिन उसके बाद शहबाज गिल साहब कहते हैं लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज़ भी हैं, आपने भी अमर बिल मारूफ़ पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप क्या पागल हैं? तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका भी कॉन्शियस है। आगे चल कर वो कहते हैं कि आप उनको बताइए कि सर आप जो हुक्म दे रहे हैं मेरे अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है ये रिटेलिएशन की बात आ रही है, ये टकराने की बात आ रही है। आप बताइए कि सर ये आप जो हुक्म दे रहे हैं मेरे अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, आप जो हुक्म दे रहे हैं उससे मेरा इदारा कमज़ोर होगा। आप ये भी बताइए कि इससे कभी कोई फ़ौज तगड़ी नहीं होती कि वो फ़ौज कभी तगड़ी नहीं होती जिसके पीछे उसकी आवाम ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है। आप अगर ये करेंगे तो फ़ौज और आवाम के दरमियान जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप उसमें तकलीफ़ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। अभी आगे से एडवाइस और दे रहे हैं, आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं कि जब बंदा नौकरी कर रहा हो तो हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन हुक्म मानते हुए ये ज़रूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी तो कहीं लाइन पर नहीं आ गई, आप गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो गए, आपको गैर आइनी या गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिसको मानने की वजह से आप अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। दिफा आपने सिर्फ सरहदों पर जाकर बंदूकों से नहीं करना, अब ये बड़ी बात है। दिफा आपने सिर्फ सरहदों पर जाकर बंदूकों से नहीं करना, ये 5th जनरेशन वॉर है। आपको मुल्कों के अंदर तोड़ा जाता है। अगर लोगों ने ये जंग ना लड़ी तो हम हिंदुस्तान और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएंगे, हम एक खुददार मुल्क नहीं रह पाएंगे। आज हमने ये जंग किसी टैंक या हेलीकॉप्टर या किसी जंगी जहाज़ या किसी बारूद के फटने या फिर किसी मिसाइल से नहीं लड़नी। ये जंग बयानिया की जंग है, ये जंग है, ये वो जंग है जो हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए जो बेहतर है ये उसकी जंग है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि शहबाज गिल साहब ने की। अब इसके अंदर क्लियर ये बात एडवाइस कर रहे हैं वो कि जो आपके चीफ से आपको हुक्म मिल रहा है, आपको अगर वो समझ में नहीं आता तो आप रिटेलिएट करें और आप उनको कहें कि सर सॉरी मैं ये काम नहीं कर सकता। जाहिर है कि जब एक सियासतदान आकर इस तरह का बयान देगा तो किसी भी इदारे के अंदर जो है वो ये बात गवारा उनके ऊपर वो नहीं इस चीज़ को सह पाएंगे और वो एक अनकम्फर्टेबल
जो माहौल है वो पैदा होता है एक इदारे के अंदर, तो जाहिर है कि ऐसा सेंसिटिव इदारा जो कि ऑलरेडी बड़ी एक स्टेक के ऊपर है और उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, उसके लिए मज़ीद इस तरह की बात जो है वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आना ये एक बड़ी सीरियस बात है। फ़िलहाल मोहम्मद अहमद अरकम को इजाज़त दीजिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।